वंस अगेन वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड अच्छे से रिवाइज कर लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, उसी चैप्टर पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी से। अगर कभी आपने ध्यान से देखा हो, जहां पर हमारा चैप्टर शुरू होता है वहीं पर कोने में एक बारकोड दिया गया होता है। अगर कभी आपने उस बारकोड को स्कैन किया हो तो उसे स्कैन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि हमारे नीट में पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चंस। तो हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं काफी अच्छे हैं। आपके एनसीईआरटी जो आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, इसके अलावा भी आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। और क्योंकि एनसीईआरटी ने इस चीज को यहाँ दे रखा है, इसलिए और भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर में, इसके पार्ट 3 में, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो आप पहले खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा आप उससे मैच कर लेना। और क्योंकि मैं रुक नहीं सकता हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए आप जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताना शुरू करूँ तो उससे पहले ही वीडियो को रोक के आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अपना आप टाइम ले सकते हो, ज्यादा टाइम मत लेना, बायोलॉजी है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या 45 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो आप अपना टाइम वीडियो को रोक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद जब मैं आंसर बताऊं तो आप उससे मैच कर सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो एनसीईआरटी की लाइन है, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने बताया भी था, जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाते हैं, सिमिलरिटीज घटती जाती हैं। वहीं जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमसे क्या पूछा है, स्पीसीज टू किंगडम। यही अगर किंगडम टू स्पीसीज बोल देता तो आंसर पलट जाता। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, स्पीसीज टू किंगडम बोला है, सीधी सी बात है, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, यानी विल डिक्रीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। याद करो, जब हम फैमिली पढ़ रहे थे वहां हमने प्लांट्स का एग्जांपल पढ़ा था, सोलेनेसी। तो इस सोलेनेसी में जो लास्ट का वर्ड आ रहा है एसीआई, ये का रिप्रेजेंट करता है प्लांट में जो फैमिली है उसके सफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी जगह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था, यहाँ पर प्लांट्स की फैमिली के बारे में पूछ सकता था आपसे एनिमल के लिए। तो याद करो, एनिमल हमने कौन कौन सी फैमिली पढ़ी थी, कैनिडी पढ़ी थी, फैलिडी पढ़ी थी। तो इस कैनिडी और फैलिडी में जो लास्ट का वर्ड आ रहा है IDAE, ये रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स की जो फैमिली है उसके सफिक्स को। तो जरूरी नहीं है प्लांट्स वाला क्वेश्चन पूछे, एनिमल का भी पूछ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द टर्म सिस्टमैटिक रेफर्स टू, पहला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, गलत है, ऑर्गन सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है सिस्टमैटिक से। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आइडेंटिफिकेशन तक सही था लेकिन प्रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है सिस्टमैटिक से। तीसरा ऑप्शन है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ये ऑप्शन सही है। याद करो, जब मैंने सिस्टमैटिक्स बताया था वहां पे सीधी सीधी लाइन लिखी थी, सिस्टमैटिक्स का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके बाद डी ऑप्शन था स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस क्या होता है? पहला ऑप्शन है एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, नहीं। दूसरा है अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ये भी सही नहीं होगा। तीसरा है अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। एनसीईआरटी की लाइन है, दिख रहा होगा आपको, एनसीईआरटी में सीधी लाइन लिखी गई है कि जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, वहां पर हमने पढ़ी थी 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जो फाइलम है, एनिमल्स के केस में से फाइलम बोलते हैं, प्लांट्स के केस में से कहते हैं डिवीजन। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि हम इसे क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे, एनिमल्स के केस में से फाइलम बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स है। पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज, दूसरा है कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज। यहाँ पे आपके सामने 2 वर्ड आ गए, एंडेमिक स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज, आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर का, जब इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे ये दोनों वर्ड्स आएंगे, एंडेमिक स्पीसीज के बारे में आप पढ़ोगे। फिलहाल मैं यहाँ आपको बता देता हूँ एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। एंडेमिक का मतलब याद रखना, एंडेमिक स्पीसीज को हम बोलते हैं लोकल स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज को बोलते हैं हम फॉरेन स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज को हमने क्या बोला, लोकल स्पीसीज, यानी वो स्पीसीज जो उस पर्टिकुलर इलाके में ही पाई जाती हैं, वहां की लोकल स्पीसीज है। एक्सोटिक स्पीसीज वो हैं जो वहां पर पाई नहीं जाती हैं, वो कहीं और से यहाँ लाई गई हैं। तो बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, अब तो समझ गए हो ना क्वेश्चन, अब तो सॉल्व कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, फिर बी है कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, सी है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज,
डी है कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं, वहां पर सिर्फ वहां की लोकल स्पीसीज को रखा जाता है, कुछ स्पीसीज बाहर से भी लाकर वहां रखी जाती हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इकोलॉजी में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता था इसी बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क को लेकर के, इन सीटू और एक्सिटू कंजर्वेशन को लेकर के। हालांकि यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे, जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी बात करेंगे, वहां पर सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। पहला ऑप्शन है दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। दूसरा ऑप्शन है दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। तीसरा ऑप्शन है दे हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो एनसीईआरटी की लाइन है, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला है ग्रोथ। तो ग्रोथ तो हो नहीं सकता, हमने क्या देखा था, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स थी जिनमें ग्रोथ हो रही थी, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, इनके ऊपर धूल मिट्टी के जमने की वजह से इनका मास बढ़ रहा था, जिसे हम ग्रोथ बोलते हैं। तो क्योंकि एक नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ हो रही थी, इसी वजह से हम ग्रोथ को सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते। दूसरा है एबिलिटी टू मेक साउंड, ये हो ही नहीं सकता। तीसरा है रिप्रोडक्शन। हमने देखा था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जैसे कि ह्यूमन इनफर्टाइल कपल, स्टेराइल हनी बी और म्यूल, जिस वजह से हमने रिप्रोडक्शन को भी वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं माना था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चौथा ऑप्शन है रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सिस्टेंस, ये तीनों ही क्या थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेल डिफाइनिंग फीचर थे। तो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि किसकी बात की जा रही है? कॉन्सिस्टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद यहाँ पे मैचिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। पहला है फैमिली, तो फैमिली क्या हो जाएगा? सोलेनेसी। अभी ऊपर ये क्वेश्चन था ना, पूछा था कि प्लांट्स में जो फैमिली का सफिक्स है क्या होता है, हमने देखा था वहां पे सोलेनेसी से, मैंने आपको समझाया भी था। तो फैमिली का तो क्या हो जाएगा? सोलेनेसी। उसके बाद किंगडम, प्लांटी होगा, सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे किंगडम के बारे में, किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना। इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स किसका ऑर्डर था भाई बताओ, पढ़ाया आपने। इसके बाद क्या था? स्पीसीज। स्पीसीज कौन सी हो जाएगी? ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम किसकी स्पीसीज है? पोटैटो की। इसके बाद जीनस, जीनस क्या होगा? सोलेनम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना मैच कर सकते हो, कौन सा हो जाएगा? ए का कौन सा है? ए का 5th और बी का 4th। तो ए का 5th और बी का 4th। तो यहाँ पे सीधा सीधा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ए का 5th है, उसके बाद क्या है? 4th सीधा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ हमारे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आप कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप सॉल्व कर लेना। बाकी इसके पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जा चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे।